हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एफटी टेस्ट सेकेंड एंड उसका बॉटनी सेक्शन हम लोग सेल्फ सॉल्व करने वाले हैं जो आपका 26 नवंबर को टेस्ट हुआ था। और इसमें आपका बॉटनी के सेक्शन में जो चैप्टर था दैट वाज एनवायरमेंटल इश्यूज, पर्यावरणीय मुद्दे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बॉटनी सेक्शन से और पर्यावरणीय मुद्दों से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपके एफटी में आए थे। वैसे तो पेपर बहुत इजी था, एनसीईआरटी बेस्ड था कम्प्लीटली एज यू कैन सी। तो चलिए स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 91। Electrostatic precipitators are mainly used in removing particulate matter from। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का यूज़ हम लोग पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के लिए करते हैं, और वो बेसिकली कौन सी एग्जॉस्ट को रिमूव करने के लिए या किस पर्टिकुलर एग्जॉस्ट में से पार्टिकुलेट मैटर को हम रिमूव करते हैं। तो दैट इज डायरेक्टली गिवन इन योर एनसीईआरटी। सो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज एग्जॉस्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स की जो एग्जॉस्ट होती है उसमें से पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के लिए हम लोग स्पेशली इन प्रेसिपिटेटर्स का यूज करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। और ये 90% तक 99% तक रिमूवल कर सकते हैं, करने की कैपेबिलिटी रखते हैं आपके प्रेसिपिटेटर्स। दैट हैज आल्सो बीन गिवन इन योर एनसीईआरटी, ये भी आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वाज अमेंडेड इन 1987 टू इंक्लूड डैश एज एन एयर पोल्यूटेंट। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट को 1981 में मतलब बना दिया गया था, बट इसको अमेंड जो किया गया था 1987 में किया गया था, और उसमें एक और पर्टिकुलर टाइप का एयर पोल्यूटेंट इंक्लूड किया गया था। व्हाट पर्टिकुलर टाइप ऑफ पोल्यूटेंट दैट वाज, वो कौन सा एयर पोल्यूटेंट था जिसको इंक्लूड किया गया था 1987 में इसी वाले एक्ट में? तो दैट वाज नॉइज। नॉइज को एज एन एयर पोल्यूटेंट इसमें इंक्लूड किया गया था, अमेंड किया गया था इस एक्ट को इन 1987। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ वाटर सैंपल फ्रॉम अ पोल्यूटेड रिवर हैज। एक वाटर सैंपल लिया है आपने एक पोल्यूटेड रिवर से, एक प्रदूषित नदी से, तो उसमें आपको क्या मिलेगा? हाई डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, हाई बीओडी वैल्यू, लो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर एंड और लो इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज काफी हाई होंगी, डिजॉल्व ऑक्सीजन काफी कम होगी, तो ये ऑप्शन ऑलरेडी कट हो जाते हैं। देन हाई बीओडी वैल्यू, यस बीओडी वैल्यू जो है वो काफ़ी हाई होगा। और क्यों होगा कि बीओडी वैल्यू इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है ऑर्गेनिजम्स को टू रिस्पायर organic matter present in that polluted water body is known as BOD value, biological oxygen demand। जैसे 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 pollution level कम होता जाएगा BOD value कम होती जाएगी, तो that means आप BOD value से पता लगा सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि कोई भी वाटर बॉडी कितनी ज़्यादा पोल्यूटेड है या कितनी पोल्यूटेड है। जितना ज़्यादा, जितनी हाई बीओडी वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा वो पोल्यूटेड होगा, जितनी कम बीओडी वैल्यू होगा उतना ही कम पोल्यूटेड वो वाटर बॉडी होगी। सो द करेक्ट आंसर इज हाई बीओडी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मार्क द प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। प्राइमरी मतलब जो डायरेक्टली आपके एयर में रिलीज होकर आए हैं विदाउट एनी रिएक्शन, उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। और प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट की अगर हम बात करें तो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट जो डायरेक्टली रिलीज होकर आते हैं उनको हम बोल रहे हैं फर्स्ट थिंग। बाकी अगर हम यहाँ पर चारों ऑप्शंस में से देखें तो पैन, ओजोन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज ऑलरेडी प्रेजेंट एंड इट इज नॉट एट ऑल अ काइंड ऑफ पोल्यूटेंट, वो पोल्यूटेंट नहीं है। नाइट्रोजन का परसेंट सबसे ज्यादा है गैसेस में अगर हम देखें एटमॉस्फेयर में, तो इट इज नॉट एट ऑल अ पोल्यूटेंट। लेकिन पैन और ओजोन ये दोनों आपके सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट हैं जो रिएक्ट करके बनते हैं। सो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर द प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट इज, आइडेंटिफाई द रॉन्गली मैच्ड पेयर। जो रॉन्गली मैच्ड पेयर है उसे हमें सिलेक्ट करना है। फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रिमूव्स ओवर 99% पार्टिकुलेट मैटर, ये सही है और एनसीईआरटी की लाइन है। स्क्रबर रिमूव्स SO2, ये भी बिल्कुल सही है। कैटालिटिक कन्वर्टर ऑक्सीडाइजेस
अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स इनटू CO2 एंड वाटर। यस, ये कम कर देता है पोल्यूशन को, क्योंकि ये अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स को CO2 और वाटर जैसी थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। सो यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट। ग्रीन मफलर स्कीम इज टू रिड्यूस एयर एंड वाटर पोल्यूशन। नो, ग्रीन मफलर स्कीम इज बेसिकली टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन। सो इट इज एन इनकरेक्ट मैच एंड दिस इज ओनली आवर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CNG is better than petrol और डीजल एज। CNG बेटर है पेट्रोल और डीजल से, क्यों? इट बर्न्स लेस एफिशिएंटली, इट कैन नॉट बी इजीली अडल्ट्रेटेड, its distribution points are very easy to be installed, it has higher sulfur content। so actually वो इसलिए बेटर है क्योंकि इट कैन नॉट बी इजीली अडल्ट्रेटेड, उसमें हम लोग इतना इजीली मिलावट नहीं कर सकते हैं। अडल्ट्रेटेड का मतलब होता है मिलावट करना, तो उसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती है इतना इजीली जितना पेट्रोल और डीजल में हो सकती है। दैट्स व्हाई इट इज बेटर देन पेट्रोल और डीजल। नेक्स्ट इज विच वन इज नॉट रिलेटेड टू फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन। फोटोकेमिकल स्मोक जो बनती है तो उसमें से यहाँ पर कौन ऐसा है जो रिलेटेड नहीं है फोटोकेमिकल के फॉर्मेशन से, फोटोकेमिकल स्मोक के फॉर्मेशन से? सो ओजोन, पैन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और कार्बन डाइऑक्साइड। सो अगर हम बात करें फोटोकेमिकल ओजोन की, फोटोकेमिकल स्मोक की, तो वो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से जनरली फॉर्म होती है, और यहाँ पर या फिर हम बोल सकते हैं एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से फॉर्म होती है, और बेसिकली CO2 उसमें कोई रोल शो नहीं करती है उसके स्मोक के फॉर्मेशन में, इस टाइप की स्मोक के फॉर्मेशन में। सो CO2 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वाटर बॉडी X हैज वेरी हाई BOD। एक वाटर बॉडी है X करके और उसका BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड काफी हाई है। It indicates that it is or has high amount of dissolved oxygen। नहीं, अगर BOD high है that means it is very much polluted, मतलब highly polluted है। Suitable for growth of aquatic organisms। aquatic organisms polluted areas में grow नहीं होंगे, so it is not suitable। High polluting potential, yes exactly, उसका polluting potential काफी high है। So this is the correct about a water body that has very high BOD, that it is highly polluted। So correct answer is option number 3rd। Next is dash is the only solution for the treatment of e-waste। e-waste का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो आपकी ये चिप्स होती हैं, सिम्स होती हैं और टीवी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के जो वेस्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं ई वेस्ट। तो इन ई वेस्ट को डिस्पोज करने का या ट्रीट करने का सिर्फ एकमात्र उपाय या एकमात्र सोल्यूशन कौन सा है? इंसिनरेशन, पायरोलाइसिस, रिसाइकलिंग और डंपिंग। इंसिनरेशन में बर्न करेंगे, दैट विल कॉज एयर पोल्यूशन। पायरोलाइसिस, डंपिंग में हम लोग अर्थ या सॉइल पोल्यूशन करेंगे। सो रिसाइकलिंग इज द ओनली सोल्यूशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ई वेस्ट। सिर्फ यही एक तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ई वेस्ट को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द गिवन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो CO2 तो भाई मेन ग्रीन हाउस गैस है, CFC भी है और CH4 भी है। जितने भी कार्बन रिलेटेड गैसेस हैं वो सब ग्रीन हाउस गैसेस में आती हैं, लेकिन अमोनिया नहीं आती है। सो अमोनिया इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलीब्लेंड, जिसके नाम पे हमें याद आ जाता है अहमद खान का नाम। सो पॉलीब्लेंड क्या है? एक फाइन पाउडर है ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक। मॉडिफाइड प्लास्टिक जो रिसाइकल किया हुआ है उसका फाइन पाउडर है, जिसको हमने रोड्स कंस्ट्रक्शन में काफी यूज किया, एंड दिस इज नोन एज पॉलीब्लेंड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 में स्क्रबर है। स्क्रबर क्या करता है? स्क्रबर आपका सल्फर डाइऑक्साइड के पोल्यूशन को ट्रीट करने में काम आता है। चलिए, सेकेंड इज द करेक्ट मैच। कैटालिटिक कन्वर्टर में आपके पैलेडियम प्लेटिनम जैसे जो है हम लोग हाई मतलब काफ़ी हम बोल सकते हैं एक्सपेंसिव एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं एज कैटलिस्ट, और यहाँ पर अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स को ऑक्सीडाइज करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे CO2 और वाटर जैसी फॉर्म में। सो द करेक्ट मैच विल बी 3rd फ्रॉम कॉलम 2। एंड द लास्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की अगर बात करें तो इट रिमूव्स ओवर 99% पार्टिकुलेट मैटर। सो फर्स्ट इज द करेक्ट मैच।
So 2, 3, 1 is the correct sequence. 2, 3, 1 has been given in option number third में दे रखा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड. Next is continuous discharge of effluents from industries and homes and runoff of fertilizers rich agriculture land causes. भाई कंटिन्यूसली डिस्चार्ज होता रहता है इंडस्ट्रीज से जो इफ्लुएंट्स हैं, घरों से, और जो खेतों से आपके फर्टिलाइजर्स बह बह के जाते हैं, उससे क्या होगा? नेचुरल यूट्रोफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, एक्सिलरेटेड यूट्रोफिकेशन और थर्मल पॉल्यूशन. यूट्रोफिकेशन क्या है? जहां पर एल्गी जो है रैपिडली ग्रो करता है, और उस एल्गी की रैपिड ग्रोथ से क्या होता है कि आपके जो अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेड होने लग जाते हैं और एल्गल ब्लूम्स बन जाते हैं. दिस इज नोन एज यूट्रोफिकेशन. तो यूट्रोफिकेशन तो हो ही रहा है, लेकिन जितना ज़्यादा और आपके ये इफ्लुएंट्स, घरों के इफ्लुएंट या फिर रन ऑफ जो आएगा फर्टिलाइजर रिच जो होगा एग्रीकल्चर लैंड का, ये सब क्या करेंगे? ऑर्गेनिक मैटर को वहाँ पर इंक्रीज करेंगे और उससे यूट्रोफिकेशन तेज़ी से बढ़ेगा. तो एक्सिलरेटेड यूट्रोफिकेशन इज द करेक्ट ऑप्शन. Next question is select the incorrect statement with respect to polyblend. Recycled and modified form of plastic. Yes, बिल्कुल सही है. आपको incorrect select करना है, याद रखिए. नेक्स्ट इज यूज टू ले रोड व्हेन मिक्स्ड विद ब्यूटिमन. बिटुमन की एक कोल का टाइप है, अगर उसके साथ मिक्स करते हैं तो आप रोड कंस्ट्रक्शन में से यूज कर सकते हैं पॉलीब्लेंड को. एनहांसेस द वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ बिटुमन. नो, इट डज नॉट इंक्रीज द वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, क्योंकि ये एक प्लास्टिक का पाउडर ही है आखिरकार, तो इट विल नॉट एनहांस द वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड. Next question. Arrange these greenhouse gases in increasing order of their global warming potential. Global warming cause करने के potential में आपको इन greenhouse gases को increasing order में arrange करना है. तो अगर हम increasing order की बात करें तो सबसे पहले हमारा आएगा सबसे कम जो global warming potential carry करती है, that is N2O. Then CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, देन मीथेन एंड फाइनली CO2. CO2 सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कैरी करती है और इसीलिए ये सबसे मेन ग्रीन हाउस गैस में भी आती है आपकी CO2. सो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट. नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट मैच. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टू रिड्यूस एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. नहीं, इसको ये था ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को के एमिशंस को कम करने के लिए ये प्रोटोकॉल आया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. सेकेंड, क्योटो प्रोटोकॉल वाज टू रिड्यूस एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. दोनों का ऑपोजिट दे रखा है. सो इट वाज फॉर ग्रीन हाउस गैसेस, नॉट फॉर ODS. DDT disturbs iron and magnesium metabolism in birds. No, DDT is a non-decomposable पेस्टिसाइड और इसको अगर हम यूज करते हैं तो इट कॉजेज बायोमैग्निफिकेशन. ये बायोमैग्निफिकेशन कॉज करता है. सो दिस इज द करेक्ट, वी कैन से. सो हियर वी कैन से दिस इज इट कॉजेज यस, कॉजेज बायोमैग्निफिकेशन. तो यहाँ पर ये डिस्टर्ब करेगा मेटाबॉलिज्म को, ये भी गलत है. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया इन 1986. यस, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था इंडिया में और ये आया था आपके ईयर 1986 में. सो ऑल द थ्री ऑप्शंस गिवन हियर आर इनकरेक्ट एक्सेप्ट फोर्थ, दैट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. Next question is which of the following is not a reason of deforestation. Deforestation पेड़ों की कटाई जो हो रही है या जंगलों का जो काटना हो रहा है वो ये इसके लिए कौन सा एक रीजन नहीं है. कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इनटू एग्रीकल्चर लैंड. ऑब्वियसली बात है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो खाना भी चाहिए, खाने के लिए लैंड भी चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड. तो एग्रीकल्चर लैंड कहाँ से आएगी? जितनी लैंड है उसी में से हमें काम करना पड़ेगा. तो हम लोग क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट क्लियर कर रहे हैं ताकि उसको एग्रीकल्चर लैंड में हम यूज कर सकें. ये सही है. कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर टिम्बर, फायरवुड एट्सेट्रा. कटिंग डाउन हो रही है ट्रीज की, क्यों हो रही है? कि भाई बहुत सारे लोग जो हैं आज भी लकड़ियों को जला के अपना कुक करते हैं फूड. सो यस, यूज ऑफ एक्सेस बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड. इसका कोई कनेक्शन नहीं है डिफॉरेस्टेशन.
मतलब डिफॉरेस्टेशन के लिए ये रीज़न नहीं है। आप कितना भी एक्सेस में बायो फर्टिलाइजर यूज़ करिए, बायो पेस्टिसाइड यूज़ करिए, उससे कोई डिफॉरेस्टेशन का रीज़न नहीं बनता है। सो दिस इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट इज state true or false for the given statements and choose the correct option. A is sound above 50 decibel causes noise pollution. नहीं, 80 decibel से ज़्यादा की अगर साउंड होती है तो that causes noise pollution, not 50 decibel. So this is false. According to Euro 3rd norms, sulfur should be controlled at 150 ppm in petrol. So yes, it is true कि यूरो 3rd नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सल्फर को जो है कितना 150 पार्टिकुलेट पर मिलियन के मतलब अमाउंट में जो है कंट्रोल करना है इन पेट्रोल. सो दिस इज ट्रू. Eco sand toilets are sustainable system to handle human excreta. Yes, exactly. Eco sand toilets जो होते हैं वो environment friendly हैं और sustainable system है जो अभी का भी मतलब pollution कम करेंगे और आगे future की generations के लिए भी काफ़ी beneficial होंगे. So FTT is the correct sequence and the correct option is option number 2nd. नेक्स्ट इज मार्क द सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट. सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है एंड दैट इज ओजोन. ओजोन इज कंसीडर्ड एज सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट क्योंकि ये जब प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट आते हैं उनकी रिएक्शन से, उनकी आपस में जो रिएक्शन होती है उससे ये बनता है. सो दैट इज सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट. Mark the following statement as true or false and select the correct option. चलिए, first is electrostatic precipitator convert unburned hydrocarbons into CO2 and water. तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ये काम नहीं करता है, ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट नहीं करता है. सो दिस इज फॉल्स. ये काम किसका है? ये कैटालिटिक कन्वर्टर का है. एनी साउंड अबव 40 डेसिबल इज कंसिडर्ड एज नॉइज पोल्यूशन. नहीं, 80 डेसिबल से ज़्यादा की साउंड को हम लोग नॉइज पोल्यूशन कंसिडर करेंगे. थर्ड इज स्क्रबर इज यूज टू रिमूव SO2 फ्रॉम द एग्जॉस्ट. स्क्रबर को यूज किया जाता है SO2 को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनीज ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज. सो यस, इट इज ट्रू. सो FFT that has been given in option number 4th. Next is all of the following measures are taken by the government to reduce air pollution except. बहुत सारे measures गवर्नमेंट ने लिए हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए सिवाय एक के. यूज ऑफ अनलेडेड पेट्रोल. यस. यूज ऑफ हाई सल्फर फ्यूल इन व्हीकल्स. नहीं, सल्फर एक पोल्यूटेंट है और इसको कैसे हम हाई कर सकते हैं फ्यूल में या बढ़ा सकते हैं फ्यूल में इसका अमाउंट इन व्हीकल्स. नो, वी वोंट. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर फोटोकेमिकल स्मोक. के लिए आपको रॉन्ग स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्राउन एयर. यस, एग्जैक्टली, ब्राउन एयर बोला जाता है इसे. इट मेनली कंटेन्स ओजोन, CO2 एंड पैन. इट डजंट कंटेन एनी CO2. CO2 नहीं होगी. ओजोन और पैन ठीक है, सेकेंडरी जो आपके पोल्यूटेंट्स हैं, बट CO2 नहीं होगी. सो दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट about photochemical smoke. Next is a water body has DO content below 4.0 milligram per liter, microgram per liter. Mark the correct statement for this water body. एक water body में dissolved oxygen का content कितना है? 4.0 microgram है per liter. और हमें मार्क करना है करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस टाइप ऑफ वाटर बॉडी. वाटर बॉडी इज सूटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. डिजॉल्व ऑक्सीजन इतना कम है, सो इतनी जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी वो सूटेबल बिल्कुल नहीं होगी ग्रोथ के लिए. सो इट इज इनकरेक्ट. वाटर बॉडी इज हेवीली पोल्यूटेड. यस, काफी ज्यादा पोल्यूटेड है वाटर बॉडी. क्यों? क्योंकि जितना कम होगा डिजॉल्व ऑक्सीजन उतना ही ज्यादा उसमें पोल्यूशन है. तो दैट मीन्स अगर बिलो 4.0 है दैट मीन्स वो हाईली पोल्यूटेड वाटर बॉडी है. नेक्स्ट इज विच वन इज नॉट रिलेटेड टू ग्रीन हाउस इफेक्ट. इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड नहीं है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 114 फर्स्ट. नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स लाइक DDT शो और कॉज. नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब है जो डिग्रेड नहीं होंगे और बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के थ्रू. सो ऐसे पोल्यूटेंट्स जैसे कि DDT वो क्या शो करते हैं या क्या कॉज करते हैं? वो एक्चुअल में आपकी फूड चेन्स में
इंक्रीज करते जाएंगे अमाउंट में, हर लेवल पे, हर ट्रॉफिक लेवल पे उनका अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा, एंड दिस इज नोन एज बायो मैग्निफिकेशन। भाई जो भी ऐसे केमिकल्स को, ऐसे पोल्यूटेंट्स को जिन भी बॉडी के अंदर ये जा रहे हैं वहाँ ये डिग्रेड तो नहीं होंगे। अगर बॉडी से रिमूव हो जाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन बॉडी के अंदर ही अंदर रहते हैं तो ये डिग्रेड या डाइजेस्ट नहीं होंगे। धीरे धीरे इनका अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज बायो मैग्निफिकेशन। Next is, which one is not related to greenhouse effect? Not related. Rising of sea level, ये रिलेटेड है बिल्कुल ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब आपकी ग्लोबल वार्मिंग, तो सी लेवल बढ़ेगा क्योंकि स्नो माउंटेन्स मेल्ट होंगे, स्नो जो है वो मेल्ट होगी। चलिए, आइस कैप्स या फिर आपके जो आइस ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होंगे। देन कूलिंग ऑफ ट्रोपोस्फियर, कूलिंग ऑफ ट्रोपोस्फियर कहीं से कहीं तक आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट इज, हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ पॉलीब्लेंड? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। पॉलीब्लेंड का अगर नाम आता है तो दैट मीन्स अहमद खान का आपको नाम याद रखना है वहां पर। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया द रिकमेंडेड फॉरेस्ट कवर फॉर प्लेन्स इज, कितना प्लेन का पार्ट कवर होना चाहिए आपके फॉरेस्ट से? सो दैट परसेंट इज 33%, प्लेन एरियाज एटलीस्ट कवर होने चाहिए फॉरेस्ट से। दिस सेज नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया, बट इतना है नहीं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एम्ड टू, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उसका एम क्या था? उसका एम था कि भाई जो ओजोन प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में वो डिप्लीट ना हो, तो हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का एमिशन कम करें। सो प्रोटेक्टिंग स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को हमें क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। और यही इसका एम था, इस प्रोटोकॉल का एम था कि भाई हम स्ट्रेटोस्फियर में जो हमारी ओजोन प्रेजेंट है उसको कम करें, और वो कैसे कम हो रही है उसका जो प्रोटेक्शन है वो करें हम। और वो कम कैसे हो रही है? क्योंकि हम लोग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस अपनी एक्टिविटीज के थ्रू रिलीज कर रहे हैं, जो जा रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं और उस ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया गया था 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलोइंग ऑफ ताजमहल इज रिपोर्टेड टू बी कॉज्ड बाय विच ऑफ द गिवन पोल्यूटेंट? ताजमहल की येलोइंग जो है उसके लिए मेन पोल्यूटेंट किसे माना गया है? सो दैट वाज कार्बन, if we कार्बन मोनोक्साइड नहीं, दैट वाज बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को मेन पोल्यूटेंट माना गया है जो ताजमहल की येलोइंग के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है। विच ऑफ द गिवन इज मेजर एयर पोल्यूटेंट? सबसे इंपॉर्टेंट या हम बोल सकते हैं सबसे मेजर एयर पोल्यूटेंट इनमें से किसको माना गया है? सो दैट इज कार्बन मोनोक्साइड। और ये इनफैक्ट हीमोग्लोबिन के लिए भी काफी ज्यादा एफिनिटी शो करता है। इकोसैन टॉयलेट्स आर वर्किंग इन मेनी एरियाज ऑफ, इकोसैन टॉयलेट्स की बात जब भी आएगी तो आपको केरला का नाम अपने आप आ जाना चाहिए, और केरला एक ही ऑप्शन में यहाँ पर गिवन है। सो इकोसैन टॉयलेट्स आर वर्किंग इन मेनी एरियाज ऑफ केरला एंड श्रीलंका। ये एनवायरमेंट फ्रेंडली टॉयलेट्स होते हैं। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग इन्वॉल्व्स, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है? बहुत सारे प्रोसेसेस एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? जनरली बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का यूज करते हैं जो डिग्रेड हो जाएं। सो इट इन्वॉल्व्स साइक्लिक प्रोसेस, यस एग्जैक्टली, साइक्लिक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। जीरो वेस्ट प्रोसीजर यहाँ पर इंक्लूड होगा, जिसमें हम कम से कम वेस्ट प्रोडक्शन करेंगे। अलाउज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यस। प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्रोसेस आर साइकिल्ड इन एज न्यूट्रिएंट्स फॉर अदर प्रोसेस, यस। एक प्रोसेस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको साइकिल करके दूसरे प्रोसेस के लिए हम लोग न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में यूज करेंगे। सो ऑल ए बी सी एंड डी are involved in integrated organic farming. Heating of Earth's surface by trapped solar radiation is called.
जब आपकी सोलर रेडिएशन आती है सन से और वो इस एटमॉस्फेयर में ट्रैप होकर रह जाती हैं, वापस नहीं जा पाती हैं एटमॉस्फेयर से बाहर, तो उससे क्या होता है, आपकी अर्थ जो है वो हीट होती है, वार्म होती है, एंड दिस हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस बाय ट्रैप्ड सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड व्हाट, इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। Next is the disease caused due to exposure of UVB. UV rays होती हैं तीन टाइप की, A, B and C, और उनमें से जो UVB होती हैं उनके एक्सपोजर में आने से कौन सी डिजीज होती है, तो दैट इज स्नो ब्लाइंडनेस। स्नो ब्लाइंडनेस इज द डिजीज कॉज्ड बाय ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ UV rays B टाइप। नॉइज बिकम्स अनबियरेबल एट, नॉइज कब जो है आपके लिए असहनीय हो जाएगी, जब आप बेयर नहीं कर पाएंगे, उसे सहन नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज अबव और एट 140 डेसिबल। अगर 80 डेसिबल से ज्यादा होती है तब हम उसे, उस साउंड को हम नॉइज बोलते हैं, लेकिन 140 पे वो बिल्कुल अनबियरेबल हो जाती है। विच इज मेजर ग्रीन हाउस गैस, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस हम सबको पता है, दैट इज CO2। The phenomenon through which certain pollutants get accumulated in tissues in increasing concentration along food chain is called, एक ऐसा प्रोसेस जहां पर कुछ पोल्यूटेंट्स जो हैं एक्यूमुलेट होते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे टिश्यूज में, और इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन में अलोंग फूड चेन, जैसे जैसे हायर ट्रॉफिक लेवल पे आप जाते जाओगे, वो उन ऑर्गेनिज्म पे जो प्रेजेंट है उस ट्रॉफिक लेवल पे, उनके अंदर वो पर्टिकुलर अमाउंट में या इंक्रीजिंग अमाउंट में वो पोल्यूटेंट इकट्ठा होता जाएगा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। और ये पोल्यूटेंट्स कैसे होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स होते हैं जो डिग्रेड नहीं होते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अहमद खान वाज एसोसिएटेड विद, अहमद खान ने पॉलीब्लेंड नाम का एक फाइन पाउडर बनाया था, और ये पॉलीब्लेंड क्या है, ये है मॉडिफाइड रिसाइकिल एंड मॉडिफाइड प्लास्टिक का पाउडर है। तो अहमद खान किससे एसोसिएटेड हो गए, रेमेडी फॉर प्लास्टिक वेस्ट, कि कैसे उसको डिस्पोज किया जाए। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM was started by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन, कब स्टार्ट हुआ था JFM हमारा, 1980 में स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए, उनके डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए, एफॉरेस्टेशन को बढ़ाने के लिए, मतलब ये सारी चीज़ें वहाँ पर इंक्लूड की गई थी इस मैनेजमेंट में। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, particulate size dash and diameter are responsible for causing the greatest harm to human health। वो क्या साइज है जो सबसे ज्यादा हार्म करती है ह्यूमन हेल्थ को, अकॉर्डिंग टू CPCB, दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सो दैट इज 2.5 माइक्रोमीटर और लेस देन दिस इज कॉजिंग द ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ, क्योंकि ये फिल्टरेबल नहीं है और इसीलिए ये इजीली जा सकती है ह्यूमन बॉडी के अंदर विद इनहेलेशन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जिसपे डिफॉरेस्टेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो कौन सा ऑप्शन है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नहीं, बायोडाइवर्सिटी बहुत इजीली लॉस होगी। सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। डिस्टर्ब्ड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी जैसे ही प्लांट्स कट होंगे। रिड्यूस CO2 कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, नहीं, CO2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि CO2 यूज होता है फोटोसिंथेसिस में, तो अगर प्लांट्स कम हुए हैं तो CO2 लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इन द इंडस्ट्रीज विच पोल्यूटेंट इज रिमूव्ड बाय यूजिंग स्क्रबर, स्क्रबर का हम यूज करते हैं SO2 को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द एग्जॉस्ट। सो द करेक्ट आंसर इज सल्फर डाइऑक्साइड। All of the following are advantages of CNG over petrol और डीजल एक्सेप्ट, इनमें से सब एडवांटेजेस हैं CNG के ओवर पेट्रोल और डीजल सिवाय एक के, और वो एक कौन सा है, CNG is gaseous fuel but petrol and diesel are not. CNG is cheaper देन पेट्रोल और डीजल, ये सही है। CNG बर्न्स मोर एफिशिएंटली अनलाइक पेट्रोल और डीजल, ये भी सही है। CNG कैन नॉट बी साइफन्ड ऑफ लाइक पेट्रोल और डीजल, ये भी सही है। सो CNG इज गैसियस फ्यूल बट पेट्रोल एंड डीजल आर नॉट, और ये कोई एडवांटेज नहीं है। चलिए, तो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज डॉप्सन यूनिट इज यूज टू मेजर, डॉप्सन यूनिट को आप कहाँ यूज करते हैं, किसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं, तो दैट इज यूज इन to measure thickness of ozone in the column of air, एयर के कॉलम में
ओजोन की थिकनेस कितनी है उसको मेजर करने के लिए जिस यूनिट को हम यूज करेंगे दैट इज डॉप्सन यूनिट. सो गाइज दिस वाज आवर बॉटनी सेक्शन ऑफ एफटी सेकेंड. बहुत इजी सा सेक्शन था और एनसीईआरटी बेस्ड था completely as you all can see. So here we are done with this paper. चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में. टिल देन यू गाइज कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ. थैंक यू.